Hey guys, a very welcome on Be Learner. So today we are going to discuss about leaders of कांग्रेस पार्टी. ठीक है, तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने ये ऑलरेडी कवर कर लिया है कि व्हाट इज़ इंडियन नेशनल मूवमेंट और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब होती है. ठीक है, और यह क्यों इस्टेब्लिश किया जाता है. और सबसे पहले जो इसमें लीडर आते हैं 1885 से 1905 तक, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे थे, उन्होंने इंडिया को लीड कैसे किया. तो जो कांग्रेस इंस्टीट्यूशन था उसकी इस्टेब्लिशमेंट 1885 में होती है और 1885 से 1905 तक इसमें लिबरल लीडर आते हैं, अर्थात उनका जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो बहुत ही लिबरल होता है. ठीक है, तो हमने इसके प्रीवियस पार्ट में ये कवर किया है कि लिबरल लीडर कैसे थे, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू कैसे थी. ठीक है, और उनकी अचीवमेंट क्या क्या थी, और साथ में क्रिटिसिज्म भी डिस्कस किया है. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1905 के बाद इसमें एक्सट्रीमिस्ट लीडर आ जाते हैं, अर्थात जो वॉयलेंस लीडर होते हैं वो आ जाते हैं. तो इसमें वॉयलेंस लीडर कैसे आते हैं, उनका बर्थ कैसे होता है, उनका हम रीजन भी जानेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था वो भी हम जानेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जानने वाले हैं उनकी थॉट क्या थी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे, अर्थात वह क्या चाहते थे. ठीक है, सी एट दैट टाइम सम सच इंसिडेंट हैपेंड इन इंडिया which inspired the youth of India to demand the independence of the country. It means वहाँ पर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिन्होंने क्या किया, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज कर दिया. ठीक है, क्या क्या इंसिडेंट हुए वो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो पहले इनका पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं. सी दिस क्लास वॉज अपोज टू लिबरल्स. जो लिबरल्स लीडर थे, इससे पहले जो लीडर आए थे और अब जो लीडर आते हैं वो बहुत ही वायलेंट होते हैं. ठीक है, तो जो पहले लीडर थे वो बहुत ही लिबरल थे और ये बहुत वायलेंट होते हैं. तो इस प्रकार से वो इनके अपोजिट होते हैं. राइट, एंड आगे देखते हैं. दियर पर्पस वॉजेंट टू बेग द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर दियर राइट्स बट टू गेट स्वराज बाई अपोजिंग द गवर्नमेंट इटसेल्फ. अर्थात जो वॉयलेंस लीडर थे, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इनका उद्देश्य अपने अधिकार, अपने राइट्स को प्राप्त करना नहीं था. इनका उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमें हमारा राज्य दे दे और यहाँ से वो चली जाए. ठीक है, तो इसीलिए जो वॉयलेंस लीडर थे ये कोई अपने राइट्स की डिमांड नहीं करते थे, ये अपने इंडिया की फ्रीडम की डिमांड करने लगे थे. ठीक है, तो आगे देखते हैं. दिस ग्रुप विच स्टार्टेड मूवमेंट फॉर द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया वॉज कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट. अर्थात जो ग्रुप था जो इंडिया के फ्रीडम की डिमांड रखता था कांग्रेस इंस्टीट्यूशन में, उसे ही हम वॉयलेंस लीडर या वॉयलेंस ग्रुप कहते हैं. तो जो ये वॉयलेंस लीडर थे इन्हें ही एक्सट्रीमिस्ट कहा गया. ठीक है, एंड दिस आइडियोलॉजी वॉज कॉल्ड एक्सट्रीमिज्म. और इनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी, इसे ही एक्सट्रीमिज्म कहा गया. ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद या फिर उग्रवाद. ओके, एंड अब देखते हैं जो वॉयलेंस लीडर थे इनका जन्म, इनका बर्थ कैसे हुआ, अर्थात ये वॉयलेंस कैसे हुए. तो फर्स्ट रीजन है वेस्टर्न एजुकेशन. ठीक है, सी व्हेन सम इंडियंस वेंट अब्रॉड टू स्टडी in western countries, so there they become fully aware about the government and the system of government. ठीक है, so there they become fully aware about the government and the system of the government. अर्थात जब कुछ भारतीय, जो कुछ इंडियंस थे, वो एजुकेशन लेने के लिए बाहर वेस्ट के कंट्री में जाने लगे, तो वहाँ पर जब उन्होंने एजुकेशन ली तो उन्हें पता लगा कि हमारा गवर्नमेंट क्या होता है, उसके सिस्टम्स क्या होते हैं. ठीक है, अर्थात उन्होंने पॉलिटिक्स को अच्छे से समझा. ठीक है, और उन्होंने यह भी समझा कि नेशनल फ्रीडम क्या होती है. ठीक है,
एक स्टेट के लिए, एक कंट्री के लिए फ्रीडम क्या होती है, ठीक है। तो इसीलिए वो अपने इंडिया में भी फ्रीडम लाना चाहते थे और इसीलिए वो इतना वायलेंट हो गए थे और वो फ्रीडम की डिमांड रखने लगे थे, ठीक है। तो ये था फर्स्ट रीजन और अब देखते हैं सेकंड रीजन। एंड सेकंड रीजन है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। The extremist leaders started many social reform movements. Due to this, the public also gradually started to understand the purpose of the British. अर्थात इसका मतलब है जो लोग, जो इंडियंस थे, जो फॉरेन से एजुकेशन लेकर यहाँ पर आए थे, अर्थात वो फुली अवेयर हो गए थे और उन्होंने ऐसे मतलब फ्रीडम की डिमांड रखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो ये तो फुल्ली अवेयर हो गए थे कि नेशनल फ्रीडम क्या होती है और ये अपने नेशनल फ्रीडम के लिए डिमांड भी रखने लगे थे। लेकिन जो यहाँ की बाकी सिटीजन्स थे वो यहाँ पर फुल्ली अवेयर नहीं थे, ठीक है। तो जो ये वॉयलेंस लीडर थे ये उन्हें भी अवेयर करने के लिए बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाते हैं, ठीक है, जिससे जो पब्लिक होती है, जनता होती है, वो भी अवेयर होना स्टार्ट करती है, ठीक है। अर्थात उसे भी पता लगता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो यहाँ पर किस पर्पज से आई है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब ऑलमोस्ट सभी सिटीजन अवेयर हो जाते हैं तब वहां पर नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, ठीक है, एक राष्ट्रीय नेशनल मूवमेंट जिसमें सभी सिटीजन्स का सपोर्ट रहता है, राइट। तो ये था सेकंड रीजन एंड अब देखते हैं थर्ड रीजन। एंड थर्ड रीजन है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो पहले इसको रीड करते हैं फिर समझेंगे, राइट। सी व्हेन देयर वाज इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन इन यूरोप the British government used to take raw materials from the India at very cheap price and made goods and items by machines and they sold their goods again here at expensive price and after some time since machine made items were more liked by the people than the handmade items, that's why the handicrafts of India started going to end and slowly all based on agriculture. And due to the lack of attention of British government on agriculture, the condition of farmers of India become thinkable and poor. And now extremist leaders had taken farmers' attention to them and they said to them, the reason for your poverty is only British government. And now farmers got it and they become opposed from British government. तो चलिए इसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए, जब यूरोप में इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन हुआ था अर्थात वहाँ पर बहुत सारे मशीन डेवलप हुई थी, तब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया से जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको बहुत ही चीप प्राइस में यहाँ से ख़रीदती थी, बाय करती थी और फिर रॉ मटेरियल से मशीनों द्वारा गुड्स एंड आइटम्स को बनाती थी एंड अगेन फिर से उन गुड्स और आइटम्स को यहाँ पर सोल्ड करती थी और वो भी बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस में और इससे उसको बहुत प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ, जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट से जो हाथों द्वारा गुड्स और आइटम्स को बनाते थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे क्योंकि जब यहाँ पर मशीनों द्वारा बनाई हुई वस्तुएं आने लगी तो लोग मशीनों द्वारा बनाई हुई वस्तुएं को ज़्यादा पसंद करते थे, लाइक करते थे क्योंकि वो देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव होती थी। तो हाथों से बनाई गई वस्तुएं और गुड्स को कोई नहीं लेता था, तो इसीलिए जो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स थे वो सभी गुड्स बनाने का काम बंद कर देते हैं और वो फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से लगभग सभी जो सिटीजन्स थे वो सभी एग्रीकल्चर पर बेस्ड हो जाते हैं और क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एग्रीकल्चर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं रखती थी, इसी करके जो हमारे फार्मर्स थे उनकी जो सिचुएशन थी वो बहुत ही पुअर्टी की ओर चली जा रही थी, ठीक है। और इसी समय जो वॉयलेंस लीडर्स थे वो इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं
और वो इनसे कहते हैं तुम्हारी पुअर्टी का जो मेन कारण है, रीजन है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, और उन्हें समझाते हैं। तो इस प्रकार से जो फार्मर्स हैं वो समझ जाते हैं और ये भी उन लीडर्स के साथ मिल जाते हैं और वॉयलेंस होकर प्रोटेस्ट और मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी एक कारण बन जाता है एक्सट्रीमिज्म का। ठीक है, और अब फोर्थ रीजन है लीडरशिप ऑफ लाल बाल पाल। ठीक है, तो लाल बाल पाल कौन है, चलिए देखते हैं। द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द गरम दल, जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी उसको हम गरम दल भी बोलते हैं। ठीक है, तो द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट पार्टी वर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, एंड ऑल्सो अरविंद घोष। तो जो बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, जो बहुत प्रमुख थे, उनमें थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और इन्हीं के ही नाम पर इस पार्टी का नाम पड़ गया द लीडरशिप ऑफ लाल बाल पाल। ठीक है, तो आगे देखते हैं। दे वर वेरी ब्रेव, फियरलेस एंड वॉयलेंस इन नेचर। तो इनका जो नेचर था वो बहुत वॉयलेंट था, और क्योंकि ये पार्टी में प्रमुख थे, मेन थे, तो इसी करके एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का जन्म हुआ, बॉर्न हुआ। ठीक है, क्योंकि ये सबको लीड कर रहे थे, राइट। तो इस प्रकार से ये थे कुछ रीजन्स, एंड लास्ट में हम कह सकते हैं अनवियरेबल एट्रोसिटीज एंड अवेयरनेस लेड टू द बर्थ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। अर्थात अनवियरेबल एट्रोसिटीज और अवेयरनेस के कारण ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर का बॉर्न हुआ। ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर का जो पीरियड था वो था 1905 से 1920 तक। और इसके बाद फिर अब गांधी जी पॉलिटिक्स में आते हैं और फिर वो अब कांग्रेस को लीड करते हैं। ठीक है, और गांधी जी के समय में ही नेशनल मूवमेंट चलाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम सभी मूवमेंट को कवर करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।